हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी लॉ बडी और मैं हूं प्रियांशु। यूजीसी नेट लॉ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आज हम कुछ रूबरू होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2022 का है उसके कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हु सेड दैट देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन, कॉर्पस पोजेशनिस एंड एनिमस डोमिनी। ये स्टेटमेंट क्या इहरिंग का है, क्या पैटर्न का है, क्या सेवनी ने इसे बोला है या फिर सार्मन ने बोला है। ठीक है, तो इसका पहले तो मतलब समझते हैं कि पोजेशन का मतलब क्या हुआ, कोई चीज किसी चीज पर आपका अधिकार होना। ठीक, या उसको आपने रखा हुआ है, कब्जा कब्जा किया हुआ है। बेसिकली हिंदी में देखिए लिखा हुआ है कब्जे के दो तत्व हैं। तो पोजेशन का मतलब क्या हुआ, पोजेशन दो एलिमेंट से मिलकर के बना है, ऐसा इस व्यक्ति ने कहा है, कॉर्पस पोजेशनिस और एनिमस डोमिनी। ठीक है, और कॉर्पस पोजेशनिस का मतलब क्या हुआ, कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, यस बॉडी। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी और पोजेशनिस का मतलब होता है हैविंग पोजेशन ओवर द बॉडी। ठीक है, तो फिजिकल कंट्रोल किसी चीज पर होना पोजेशन होगा। दूसरा एनिमस डोमिनी, एनिमस मतलब क्या हुआ, इंटेंशन। एनिमस मतलब होता है इंटेंशन और डोमिनी मतलब होता है डोमिनेट करने के लिए। तो डोमिनेट आप किसी चीज पर तभी करेंगे ना जब आप उसके ओनर बनना चाहेंगे या आप उसके ओनर होंगे। तो यहाँ इसका उत्तर होता है सेवनी। ठीक है, हिंदी में किसने कहा कि कब्जे के दो तत्व हैं, कॉर्पस पोजेशनस या एनिमस डोमिनी, दोनों ही कब्जे के दो तत्व बताए गए हैं सेवनी के द्वारा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। हार्ट डील्स विद प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू। एक स्टेटमेंट सही होगा या एक स्टेटमेंट टू सही होगा, दोनों मतलब पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। हार्ट डील्स विद प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन एंड सेकेंडरी रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन। Heart has nothing to do with reformulation of analytical positivism. पहला देखते हैं, Heart deals with primary rules of obligation and secondary rules of recognition. Heart ने दो तरीके के रूल्स के बारे में बात की, प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स। जो प्राइमरी रूल्स होते हैं वो ऑब्लिगेशन बताते हैं कि आपका क्या दायित्व होगा समाज के प्रति। ठीक है, हिंदी में देखिए, हार्ट दायित्व के प्राथमिक नियमों, दायित्व के प्राथमिक नियमों, ठीक है, कि आपको समाज में क्या दायित्व होगा, और मान्यता के द्वितीयक नियमों की चर्चा करते हैं। हार्ट हैज नथिंग टू डू विद द रिफॉर्मुलेशन ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिव। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि हार्ट हैज नथिंग टू डू विद रीफॉर्मुलेशन ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। जो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म है ये आपका ऑस्टिन का टर्म होता है। अब इसका जो रीफॉर्मुलेशन हुआ है, रीफॉर्मुलेशन का मतलब क्या हुआ कि सुधार। ठीक है, सुधार के साथ कोई संबंध नहीं है। हार्ट का विश्लेषणात्मक सकारात्मक के सुधार के साथ कोई संबंध नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हार्ट ने अपनी बुक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में इसके बारे में बात की है और काफी डिटेल में उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है कि किस तरीके से जो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म है उसको आप सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, राइट। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स के बारे में बात की है कि लीगल सिस्टम में भी बेस्ट कंसीडर यूनियन ऑफ प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन और ड्यूटी और सेकेंडरी रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन, चेंज एंड एडजुडिकेशन। हार्ट ने कैरेक्टराइज किया है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स इन द फॉलोइंग वेज। ओके, आगे चलते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स डू नॉट कवर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या होता है कि किसी ट्रेड का सीक्रेट क्या है। यानी जैसे मैगी बात करें, मैगी की बात करते हैं, तो जो मैगी है उसका फॉर्मूला कुछ ना कुछ तो उसमें सीक्रेट है। ठीक है, क्योंकि वो अदर जो नूडल्स मार्केट में है उनसे पुश किया हुआ है उसने अपने आप को, उसने अपनी एक एज बना रखी है। या कोका कोला की बात करें तो कोका कोला का जो फॉर्मूला है वो अभी भी उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, उसको तिजोरी में रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं। अब ट्रेड सीक्रेट का मतलब तो आप समझ में आ गया, लेकिन ये कवर क्या नहीं करता है। ठीक है, तो कमर्शियली वैल्यूएबल चीजें ये कवर करता है, प्रोडक्शन मेथड ये कवर करता है, बिजनेस प्लान ये कवर करता है, इंफॉर्मेशन डिस्कवर्ड बाय रिवर्स इंजीनियरिंग ये कवर नहीं करता। ठीक है, अब रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ, देखिए, जैसे मानिए कि आपने कहीं से कोई गन खरीदी। ठीक है, आपने रशिया से कोई गन खरीदी, अब उस गन को आप ओपन करते हैं, अपने इंजीनियर से ओपन करवाते हैं और उसके बारे में उसका जो भी उसमें टूल्स यूज किए गए हैं या जो भी उसके अंदर चीजें यूज की गई हैं वो सारी चीजें आप उसमें देखते हैं कि अच्छा ये यहाँ लगा है, ये पार्ट यहाँ लगा हुआ है, ये पार्ट इस तरीके से लगाया गया है और ये गन आपने पूरी खोल दी है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, कि ये गन किस तरीके से बनाई गई है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है,
इस पे ज्यादा जाइएगा नहीं, फिलहाल ये गन बन गई है। तो इस गन को आपने रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू खोला और आपने इसके सारे स्टेप्स देख लिए कि ये कैसे बनी है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिस्कवर्ड की जाए बाय द रिवर्स इंजीनियरिंग, उसको उस पर ट्रेड सीक्रेट लागू नहीं होता है, ट्रेड सीक्रेट उसे कवर नहीं करता है। हमारा आंसर 4 हो जाएगा यहाँ पर, रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा खोजी गई सूचना। ठीक है, व्यावसायिक रूप से मूल्यवान जो भी चीजें होती हैं वो व्यापार रहस्यों में शामिल होती हैं, उत्पादन विधियां शामिल होती हैं, व्यावसायिक योजनाएं भी शामिल होती हैं। आगे चलते हैं। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट डज नॉट अप्लाई टू। आर्टिकल 13 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 13 बेसिकली आपकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करता है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो आर्टिकल 245 से लेकर के 255 के बारे में बात करती हैं, और इसमें बताया गया कि लॉ कैसे बनेगा भाई। ठीक है, तो आर्टिकल 13 बेसिकली जो लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट बनाती है, कैस कहाँ बनाती है? आर्टिकल 245 में। आर्टिकल 245 के बताते हैं, एक्सटेंट बताता है। ठीक है, एक्सटेंशन जैसा आप पढ़ते हैं ना कि ये लॉ कहाँ पर लागू होगा, कितना इसका एरिया रहेगा, तो उसी तरीके से यूनियन का जो है वो एक एक्सटेंट बताई गई है और एक स्टेट की एक्सटेंट बताई गई है कि यूनियन जो होगा वो पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाएगा। ठीक है, स्टेट जो होंगे वो केवल राज्यों के लिए लॉ बनाएंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि केरला जो है वो कर्नाटका के लिए लॉ बना दे। सब भाई अपने अपने राज्य के लिए बनाओगे, ठीक है ना, अपना अपना हमने सबका एरिया डिवाइड कर दिया है कि आप उसके लिए बनाओ, अपने लिए बनाओ, वो अपने लिए बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से। लेकिन कभी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए कि यूनियन ने कोई लॉ बना रखा है और वो आप अप्लाई कर रहे हो जो पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा, लेकिन तो और सिमिलर लॉ है जो कि स्टेट पर भी बना हुआ है, तो उस केस में क्या कौन प्रिवेल करेगा, इस तरीके की कुछ समस्याएं आती हैं, और वो जो है वो 245 से लेकर के 255 में डिस्कस की गई हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 जो है वो आर्टिकल 245 में पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ पर लागू होता है। फिर हम बात करते हैं एनी लेजिस्लेशन मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। जो भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स आप करके आते हैं, आप यानी अब मान लीजिए मोदी जी बाहर जाते हैं कंट्री से, यूएन में कोई कन्वेंशन साइन करके आते हैं, या जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको साइन किया, या कोई भी ऐसी चीज, या G20 अभी आप देख लीजिए, G20 के कोई भी अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो कोई भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट को इफेक्ट में लाने के लिए हमने यदि कोई लेजिस्लेशन बनाया है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं TRIPS, ट्रिप्स की, ट्रिप्स को साइन करके हम इसके मेंबर बने और हमने अपने यहाँ जो आईपीआर से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं हमने उनको लागू किया। ठीक है, या इसी तरीके से जो राइट ऑफ चाइल्ड के बारे में बात करें, ठीक है, तो हमने कन्वेंशन साइन किया था, यूएन का कन्वेंशन था राइट ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड, और उसके बाद हमने अपने यहाँ आकर के राइट ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड बहुत सारे लॉज इफेक्ट में लेकर के आए। तो वो ऐसे कोई भी लॉ यदि आर्टिकल 253 की पावर से लेजिस्लेशन यूनियन बनाती है या पार्लियामेंट बनाती है, उस पर आर्टिकल 13 लागू होता है। फिर एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। अब 368 किसके बारे में बात करता है? ये अकेला शहंशाह चैप्टर है, 20 नंबर है इसका, और 368 नंबर इसमें अकेला आर्टिकल है। आर्टिकल 368 बात करता है अमेंडमेंट की। ठीक है, तो अमेंडमेंट पर आर्टिकल 13 लागू नहीं होता है, ये लिखा है आर्टिकल 13 के क्लॉज नंबर 4 में। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और कस्टम इन यूसेज, ये आर्टिकल 30 इस पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। आगे चलते हैं। Under which article of the Constitution of India it is a duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance. ठीक है, and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India. आर्टिकल 353 में है, आर्टिकल 354 में, आर्टिकल 355 में, आर्टिकल 356 में। अब आप ये देखिए, ये जो सारे के सारे प्रोविजन है ये इमरजेंसी वाले चैप्टर में आ रहे हैं। इमरजेंसी जो चैप्टर है वो आपका 18th चैप्टर है, और 18th चैप्टर में 352 से स्टार्ट होकर के 360 तक के सारे आर्टिकल्स गिवन है। ठीक है, अब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी ऐसा बहुत हुआ था कि लोगों को उठा के बंद कर दिया गया था जेल में। तो 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई और वो कुछ 44th अमेंडमेंट आया, और 44th अमेंडमेंट से काफी सारे जो चेंजेस किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले होता था आर्म्ड रिबेलियन,
ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन को हटा के इन्होंने इसकी जगह इंटरनल डिस्टरबेंस कर दिया। तो अब इंटरनल डिस्टरबेंस का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस का मतलब ये हो गया कि हाँ, यहाँ पे कुछ लोचा हुआ है। तो इंटरनल डिस्टरबेंस था मतलब पहले, ठीक है, और उसको उन्होंने आर्म्ड रिबेलियन कर दिया, यानी कि ऐसे रिबेल हो जाएं लोग कि आपने हाथों में शस्त्र ले लें और आर्म्ड रिबेल हो जाएं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो अब स्टेट 355 में लेकिन इंटरनल डिस्टरबेंस ही है, 353 में जो है वो उसको चेंज किया गया है, 352 में चेंज किया गया। ठीक है, तो 355 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आर्टिकल 355 जो है वो सिंपली ये बात करता है, हाँ, आर्टिकल 355 ये बात करता है कि जो यूनियन होगा, यानी पार्लियामेंट जो होगी, पार्लियामेंट नहीं बोल करके हम यहाँ पे यूनियन बोल रहे हैं, कि यूनियन जो होगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो स्टेट्स की, राज्यों की रक्षा करे। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम इन द केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी इन दो सिचुएशंस में, इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस में और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में स्टेट की, पार्लियामेंट की, यूनियन की ये ड्यूटी होगी कि वो स्टेट्स की, राज्यों की रक्षा करे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं, एवरी डिसीजन ऑन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल रिक्वायर टू बी इट टू बी टेकन एट अ मीटिंग। अब जो जीएसटी काउंसिल होती है, सबसे पहले तो जीएसटी काउंसिल कहाँ गिवन है? तो आर्टिकल 279 में, 279 ए में इसको बताया गया है। कई बार ये सिर्फ ये भी पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 279 में दी गई है या कहाँ दी गई है, ऐसा करके पूछ लेते हैं। तो यदि आप कोई डिसीजन करवाना चाह रहे हैं, इस काउंसिल का कोई भी डिसीजन बिना कितने लोगों की मंजूरी से नहीं होगा। ठीक है, तो बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट। ठीक है, क्या 2/3 लोगों का वोट चाहिए होगा, या बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, ये नोट्स नहीं है, वोट्स होगा यहाँ पे, वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द वेटेड वोट्स of all members of council by majority of not less than 3/4 of the weighted votes of all the members of the council। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है 3/4 of the weighted votes। ठीक है, जीएसटी का कोई भी जो डिसीजन है, एवरी डिसीजन उसमें आपको 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है उन व्यक्तियों की जो कि प्रेजेंट और वोट कर रहे होते हैं, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये लिखा है आपके आर्टिकल 279 ए में। इसके आगे हम चलते हैं। Which of the following is not administrative action? ये वाला क्वेश्चन मैं सर्च कर रही थी, बट मुझे इसका आंसर प्रॉपरली मिला नहीं। तो जब मुझे इसका आंसर मिलेगा मैं इसमें इसको डिस्कस करूंगी। इसके आगे चलते हैं। हाँ, इससे रिलेटेड एक केस जरूर मिला था जिसमें ये कहा गया था कि जो फंक्शन ऑफ सिलेक्शन कमिटी होता है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। ठीक है, तो यानी इसमें एक ऑप्शन जो दिया हुआ था, फंक्शंस ऑफ सिलेक्शन कमिटी, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि अभी आप इस समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ रहे हैं 2020 की, और जिससे भर भर के क्वेश्चन इस समय यूजीसी नेट में पूछा जा रहा है, इस एग्जाम में पूछा जा रहा है, जिसमें एक चीज ये बताई गई है कि जो बेसिक शिक्षा होगी, यानी 5 साल तक के बच्चों की जो भी एजुकेशन होगी वो मदर टंग में होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है मदर टंग, कौन सी टंग होती है? लैंग्वेज ऑफ द हार्ट एंड माइंड। आप उसको कनेक्ट कर पाते हो कि माँ की जैसी भाषा, ठीक है, मदर टंग। अच्छा, तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इस पर एक प्रोविजन था जो इस बारे में बात कर रहा था, एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट इट इज रिक्वायर्ड, किस लिए? टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू children belonging to linguistic minority groups under। कॉन्स्टिट्यूशन में 7th अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविजन लाया गया था। ठीक है, और इसका सही आंसर है आर्टिकल 350 का क्लॉज ए। ठीक है, आर्टिकल 350 में लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवांसेस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 350 ए मैंने आपको बता ही दिया। आर्टिकल 350 बी में स्पेशल ऑफिसर बताया गया कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर
अपॉइंट किए जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल 351 में डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इस तरीके से बात की गई है। तो आपसे पूछा गया है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो बच्चे होंगे उनका प्राइमरी स्टेज जो एजुकेशन का होगा वो मदर टंग में होना चाहिए। और एनईपी 2020 में भी ये चीज बोली गई कि जो छोटे बच्चे होंगे उनको आप मदर टंग में पढ़ाइए, इंग्लिश इंग्लिश मत करिए पीछे उसके। ये देखिए, it shall be the endeavor of every state and of every local authority within the state to provide adequate facility for instruction mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups, and the president may issue such direction to any state as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities। ये आर्टिकल 351 50A बोल देगा। फिर आपका क्वेश्चन आता है, ऑर्डिनरली अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी गिवन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ओनली, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ओनली, both prospective and retrospective effect in effect as the court may decide। तो जो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस लीगल एड वाज हेल्ड एज अ फंडामेंटल राइट्स। लीगल एड का जो कॉन्सेप्ट था वो एमएच हॉस कोर्ट वाले केस में देखा गया था, एमएच हॉस कोर्ट केस में। और इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो जेल में पड़े थे, ठीक है। Court said, while holding the free legal aid as an integral part of the fair procedure of the court explained that the two important ingredient of right of appeal are firstly service of the copy of the judgment to the prisoner in the time enable him to file an appeal। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि भैया जो है, जो तुम्हारे यहाँ वो है पर्सन है, उसको प्रिजनर को आप सबसे पहले तो अपील मतलब अपनी कॉपी ऑफ जजमेंट तो प्रोवाइड करा दो कम से कम, ताकि वो अपील में चला जाए, ठीक है। ये भी उसका एक राइट है। और दूसरा उसको ये बताओ कि उसके पास ये फ्री लीगल एड का भी राइट है भाई, फ्री लीगल सर्विस भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से उसे। तो ऐसा नहीं है कि वो बेचारा जेल में ही सड़ता रह जाए, ठीक है। तो ये जो बात कही गई है एमएच हॉस्कॉट के केस में कही गई कि फ्री लीगल एड के बारे में बताओ उसको, और उसको फ्री कॉपी प्रोवाइड करो, फ्री लीगल एड और फ्री कॉपी ऑफ द जजमेंट, ठीक है। तो ये फ्री कॉपी ऑफ जजमेंट दो चीजों के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि आप ये दोनों चीजें इन्हें प्रोवाइड कराइए। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।